माफी चाहूंगा जी मैं आपसे। और मेरा नेटवर्क जो है मुझे धोखा दे रहा है बार बार, लेकिन कोई शरारत तो नहीं हो सकती इसके पीछे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। एक बार फिर से मैं आपसे जुड़ाव चाह रहा हूं और आप जुड़ जाइए। बीच में मुझे काटना पड़ गया, हाँ बिल्कुल आपका जुड़ाव हो रहा है। बीच में मुझे काटना पड़ गया था जी, उसी वहीं से शुरू करता हूं जहां से काटना पड़ गया था। तो ये वंशज कोल आप जुड़ गए, थैंक यू वेरी मच। थोड़े से और लोग जुड़ गए, बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन ये नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मुझे जो है काट के दोबारा करना पड़ा। तो एनपीएस महासंघ के निशाने पे सुरेश कश्यप जी हैं, बीजेपी के अध्यक्ष। उन्होंने कहा था पीछे कि ये संभव नहीं है ओल्ड पेंशन देना, और उसके बाद से जो है और कुछ और टिप्पणी उन्होंने करी थी, जिसको लेकर एनपीएस महासंघ जो है अब उसके निशाने पर आ गए हैं। और उन्होंने कहा है कि पहले आप अपनी पेंशन छोड़िए, आप 2 जगह से जो है पेंशन ले रहे हैं और तीसरी जगह से वेतन ले रहे हैं, और हमें आप बातें करते हैं कर्मचारियों को जो अपना पूरे जीवन की कमाई के बाद जब रिटायर होकर जाएंगे तो उनको ये नहीं पता कि कितनी पेंशन मिलेगी कितनी नहीं। तो ये इस पूरे मामले को लेकर जो है वो आज तमाम जो एनपीएस कर्मचारी महासंघ के जो मैंने आपको नाम गिनाए, कम से कम 200 नेता हैं, उन्होंने जो है इनको निशाने पे ले लिया है, बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप को जी। और इसके साथ ही आज स्वर्ण समाज के रोमित सिंह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उन्होंने भी इस तरह का ही एक स्टेप उठाया है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि उसी आदमी को वोट दें अगले चुनाव में जो ये कहे कि मैं विधायक बनने के बाद पेंशन नहीं लूंगा। जब भी इस तरह की नौबत आएगी कि हार जाएगा तो पेंशन नहीं लेगा, तो ऐसे आदमी को ही वोट दें। तो ये जो मामला है अब गर्मा गया है। एनपीएस महासंघ ने जो है सीधे तौर पर, आप देख भी रहे होंगे कि कमेंट आ रहे हैं कि पेंशन छोड़ो और सुरेश कश्यप जी के खिलाफ, और इस तरह की चीजें आ रही हैं लगातार। और मुझे लगता है कि नेताओं को इस तरह के मामलों में टिप्पणियां करने से पहले जो है थोड़ा सा सोच समझ लेना चाहिए, अन्यथा दिक्कत हो जाती है। और उधर स्वर्ण समाज ने भी नेता जो मोर्चा खोल दिया है, मोर्चा ऑलरेडी एनएचएम संघ का भी चला हुआ है जी। जो एनएचएम संघ है उनका भी मोर्चा चला हुआ है, 2.5 दशक उनको काम करते हुए हो गए, उनके नियमितीकरण की कोई नीति नहीं बनी है। लगातार दूसरा दिन है आज उनका, और आज कई जगह उन्होंने ज्ञापन दिए हैं। और अब तो आंखें खोलो सरकार नाम से अभियान आप ये देख भी रहे होंगे, जस्टिस फॉर एनएचएम एम्प्लॉइज, और अब तो आंखें खोलो सरकार अभियान के जो हमारे यहाँ कमेंट्स भी आ रहे हैं वो भी आपने देखे होंगे। ये लगातार एनएचएम के 1700 कर्मचारी अब आंदोलनरत हैं, और फिलहाल वो अपना काम पूरी मुस्तैदी से कर रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। और लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वो 2 तारीख को है जो है वो हड़ताल करेंगे, सांकेतिक होगी, उसके बाद भी अगर बात नहीं बनी तो फिर वो जो है अगला कदम उठाएंगे, और वो अगला कदम कुछ भी हो सकता है। इसलिए सरकार से हमारा भी आग्रह है कि एनएचएम कर्मियों की ओर देखें, ये बरसों से काम कर रहे हैं, कभी 500 रुपया बढ़ता है साल का, कभी 600, कभी 1000, कभी जब दिल करता बढ़ता है। और सरकारें लगातार कहती आई बीच में इनको कि आप जो है हमारे एम्प्लॉयज नहीं, लेकिन वास्तविकता यह है कि बहुत से राज्यों ने, दर्जन भर राज्यों ने जो है इनके लिए नीतियां बनाकर इनको रेगुलर किया है। यहां तक कि हरियाणा जो हमारा पड़ोसी राज्य है और जहां वर्तमान में बीजेपी की ही सरकार है, वहां भी इनके लिए रेगुलर नीति बनी है। तो ये चाहते हैं कि अब हमें कुछ और मंजूर नहीं है, हमारे लिए एक स्थायी नीति का जो है निर्माण किया जाए, और हमको भी आम रेगुलर कर्मचारियों की तरह जो है ट्रीट किया जाए, क्योंकि हमारी बदौलत सरकार के सीने पे 1 नहीं 2 नहीं दर्जन भर से ज्यादा तमगे लगे हैं, चाहे वो कुष्ठ रोग को लेकर हो, चाहे टीबी रोग के निर्मूलन को लेकर हो, चाहे वैक्सीनेशन के तमगे हों, या दूसरे जो इम्यूनाइजेशन के कार्यक्रम इसमें इनके लोग लगे हुए हैं उसको लेकर हो। तो एनएचएम कर्मचारी संघ ने जो है अपनी जो आंदोलन है वो तेज कर दिया है, और जगह जगह पे आज इन्होंने जो है एसडीएम के माध्यम से या जो अपने उच्चाधिकारी उनके माध्यम से जो है सरकार को ज्ञापन भेजे हैं। लेकिन साथ ही इन्होंने ये भी रोष जताया कि दूसरा दिन है, 1700 कर्मचारी हड़ताल पे हैं और एक तरह से सांकेतिक विरोध पे हैं, काले बिल्ले लगा काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई बयान अभी तक नहीं आया। सरकार मूक दर्शक बनी है, चुप बनी हुई है। दरअसल ये जो चुप्पी है ना सरकार की, यही आंदोलन को बढ़ावा देती है। अगर बातचीत हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए, तो कई मामले जो है बिना इस तरह की चीजों की ही सुलझ जाते हैं। तो ये देखिए अभी और फिर आधी अधूरी चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी देखिए पुलिस वाले हैं वो भी गुहार लगा रहे हैं कि सरकार ये आपने क्या किया, आधे लोगों को न्याय मिला और आधे लोगों को नहीं मिला। तो उसमें भी जो 2 बैच हैं 15-16 के, उनके लिए तो सहूलियत हो गई घोषणा के बाद, लेकिन हालांकि अभी अधिसूचना नहीं है, उसमें हो सकता है कि सरकार के ध्यान में ये मामला है, मुख्यमंत्री के ध्यान में मामला है, वो हो जाए। हम भी यही चाह रहे हैं कि उसमें भी जो है पुलिस वालों के लिए भी जो है जो 2 बैच बचते हैं 15-16 के बाद जो है 17 वाला जिसकी ज्वाइनिंग 18 में है और 19 वाला बैच है, उसके लिए भी जो है इस तरह से कुछ किया जाए, या तो 2+2 कर दी जाए, लेकिन 3+2 जो उनको सूट नहीं करता। और अगर फिर फिक्सेशन अभी क्योंकि नया वेतनमान मिलना है, फिक्सेशन उस हिसाब से हो गई, तो फिर ताउम्र जो है वो 8 से 12 हजार जो है अपने से 1 साल
सीनियर आदमी से जो है 8 से 12 हजार रुपया जो है वो पीछे हो जाएंगे। तो ये दिक्कत बाद में आएगी। तो ये बाद में आएगी, तो इससे पहले ये कि इसको जो है अभी जो है सुलझा लिया जाए। और आप देख रहे होंगे लगातार एनपीएस महासंघ जो है वो उसके कर्मचारी कमेंट कर रहे हैं कि बीजेपी प्रेसिडेंट जो माफी मांगे। और निश्चित तौर से हमारा मानना है कि ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, अनगाली टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। ये इस महासंघ से जो है कोई 2, 4, 5, 10 लोग तो नहीं जुड़े हैं, लाखों कर्मचारी से जुड़े हैं। और यही नहीं, ओल्ड पेंशन जो मांगने वाले जो पुराने हैं उनको भी चाहिए, तो वो भी जुड़े हैं कर्मचारियों की मांगों को लेकर। कर्मचारी पूरे देश में सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में है जनसंख्या घनत्व के आधार से आप देखें तो। और इनकी मांगे जो है, ऐसा नहीं कि नाजायज मांग है। आप 20-30 साल की नौकरी करके जब घर जाएंगे तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि अगले 20-30 साल जो है आप आराम से जो है अपना गुजारा चला सकें। लेकिन यहां दिक्कत यह है कि 25-30 साल की नौकरी के बाद भी कोई जाता है तो किसी को 2000, किसी को 5000 पेंशन जो है नई नीति के तहत बन रही है। और ये बहुत चिंताजनक बात है। एक तरफ उम्र शरीर साथ नहीं देगा और यहां सरकार अभी अब जब ये उम्र शरीर पूरा खपाया हुआ है सरकार के लिए तो सरकार साथ नहीं दे रही। तो एनपीएस महासंघ जो है आज उन्होंने निशाने पे ले लिया बीजेपी के अध्यक्ष को। और निश्चित तौर से उनका कहना भी सही है कि एक तो वो आर्मी की जो है फौज की पेंशन लेते हैं, उन्होंने फौज में नौकरी करी, उसके वो हकदार हैं, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। लेकिन महासंघ के लोगों का कहना है कि वहां से ले रहे हैं, उसके बाद एमएलए की ले रहे हैं और उसके बाद सांसद का वेतन ले रहे हैं। तो कुछ तो छोड़ें, आप 3-3 जगह से ले रहे हैं और हमको कह रहे हैं कि हम 30 साल बाद भी खाली घर जाएं, ये नहीं चलेगा। ये एनपीएस महासंघ का कहना है। इसलिए आपने देखा होगा कि लगातार वो जो है आवाज उठा रहे हैं। उधर जैसे मैंने पहले कट गया था इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं इसको कि स्वर्ण समाज ने भी मोर्चा खोल दिया। स्वर्ण समाज के जो मुख्य नेता हैं रोमित सिंह, आज उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में कहा है कि लोग आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में सिर्फ उसी व्यक्ति को वोट दें जो कहे कि मैं अगर आपके वोट लेकर एमएलए बनूंगा तो जब तक मैं एमएलए रहूंगा तब तक वेतन मिलेगा, लेकिन मैं पेंशन नहीं लूंगा क्योंकि कर्मचारियों को पेंशन देनी नहीं है और नेताओं ने 2-2, 3-3 लेनी है, ये नहीं होगा। तो ये देखिए दो चीजें जुड़ रही हैं। एक तो कर्मचारी महासंघ जुड़ रहे हैं और दूसरी ओर स्वर्ण समाज के लोग भी जो है उन्होंने भी ये मुद्दा उठा दिया। और आम आदमी में भी इस चीज की चर्चा है कि हमें वेतन पूरा नहीं दिया जाता। जैसे ये आउटसोर्स वाले हैं, आज उनको लेकर बैठक हुई है लेकिन अभी तक पता नहीं कि उसमें क्या होना है क्या नहीं होना है। तो ये चीजें जो है ये भी जो है देखनी पड़ेंगी। और एनएचएम वाले हैं, चाहे एड्स कंट्रोल सोसाइटी वाले हैं, उनको भी कोई पता नहीं है। इसके साथ साथ जो है आज हमारे साथ जल रक्षकों ने भी संपर्क किया है। उनका भी कहना है कि हमको जो है 3600 रुपया मिलता है, 9000 हम हैं जल शक्ति विभाग में जल रक्षक, हमारे लिए भी कोई स्थायी नीति बनाई जाए। कम से कम जिसको 7 साल हो गए उसको 7000 तो दिया जाए, उसके पैसे तुरंत प्रभाव से डबल दिया जाए। और जिनको 8 हो गए उनको रेगुलर कर लिया जाए, विभाग के ही किन्हीं पदों में उनको उनका समावेश कर दिया जाए। अगर उनमें से कोई डिप्लोमा होल्डर जाए जिनकी ज्यादा क्वालिफिकेशन है तो उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको आगे मौका दिया जाए। कहीं तो 3600 रुपए मिलते हैं जी महीने के, 300 रुपए रोज के, और वो भी हर महीने नहीं मिलते। सितंबर की सैलरी मुझे बताया गया कि अभी मिली थी, कितना सही है कितना नहीं है देखना होगा, लेकिन ये सही है कि हर महीने इनको पैसे नहीं मिलते जल रक्षकों को। तो इस मुद्दे को भी हम उठा रहे हैं, आज हमारे ध्यान में आ गया है, इसको कल और जोर से उठाएंगे। और जल रक्षक भी हमारे साथ जुड़े हैं। जेओआईटी 817 में जी ठीक है, हमारा मुद्दा बिल्कुल स्टैंड वही है। पहले हमने कहा था कि जो टाइपिंग टेस्ट है वो शुरू होना चाहिए, और दूसरा जो है जो 1867 पोस्ट है उस पर हम कायम है। तो उस पर जो आप अपने विचार रखते रहिए। तो ये है जी, तो ये आपकी चिंताओं से वाकिफ हैं जी, 817 वालों की चिंता से। लेकिन अब चिंताएं जो है चाहे वो पुलिस वालों की, उससे भी वाकिफ है। हमने वो भी कह दिया कि सरकार जो है उनको चाहिए कि इस तरह से ना करे कि आधे जो है 5500 के आसपास कांस्टेबल थे, आधों को फायदा हो रहा है आधों को नहीं हो रहा है। तो जिनको हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं हो रहा है उनके बारे में सरकार सोचे। सरकार नहीं सोचना है, हम लोग लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और अब चिंता जो है बीजेपी के लोगों में भी है, क्योंकि कल पंचकूला में एक अहम बैठक हो रही है बीजेपी की। संगठन और सत्ता के जो अब तक के टारगेट्स थे वो कितने अचीव हुए, क्या काम है क्या नहीं है, कौन लोग परफॉर्मर हैं कौन नॉन परफॉर्मर हैं, ये बैठक हो रही है। इसमें मुख्यमंत्री जा रहे हैं और शायद कोर ग्रुप के कुछ सदस्य भी इसमें रहेंगे, संघ की ओर से भी कोई पदाधिकारी रहेंगे। हालांकि बीजेपी के जो प्रभारी हैं राज्य के अविनाश राय खन्ना, वो शायद इसमें नहीं रहेंगे क्योंकि वो पंजाब के चुनाव में बिजी हैं। लेकिन संभवतः बाकी लोग जो हैं रहेंगे। ये चंडीगढ़ से सह प्रभारी हैं संजय टंडन जी, वो रहेंगे। ये कौन कौन रहेगा इसका भी ब्रेकअप नहीं है, लेकिन इसमें जो है बीजेपी के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, 2 पूर्व अध्यक्ष राजीव बिंदल, सतपाल सत्ती, ये लोग
एक्सपेक्टेड हैं इसमें, और महासचिव बीजेपी के एक्सपेक्टेड हैं। इसमें एक रूपरेखा जो है आने वाले चुनावों को लेकर देखी जाएगी, और जो नॉन परफॉर्मर है उनको कसने के लिए कहा जाएगा। और हो सकता है कोई बड़ा फैसला हो जाए कि अगर कोई बार बार डोजियर देने के बाद भी नहीं मार रहा है तो उसको जो है चिंता मुक्त कर दिया जाए। तो ये भी होगा जी। आज 1255 टीजीटी जो है नियमित किए गए हैं जी, और इनमें से जो है ये बिलासपुर में 63, चंबा में 137, हमीरपुर में 120, करसोग में 100, कांगड़ा में 196 196, किन्नौर में 17, कुल्लू में 104, लाहौल स्पीति में 7, मंडी में 248, और शिमला में 138, सिरमौर में 126, सोलन में 190 और ऊना में 60 के आसपास जो है, ये प्लस माइनस हो सकते हैं, आगे ज्यादा कम ज्यादा हो सकते हैं। वो 160 के आसपास जो टीजीटी हैं उनको रेगुलर किया गया है। इसके अलावा आउटसोर्स को लेकर आज कमेटी की बैठक हुई थी, लेकिन समस्या आ रही है कि 125 के आसपास कंपनियां हैं और अधिकांश कंपनियां जो हैं वो डाटा नहीं दे रही हैं कि उनके पास आउटसोर्स के कितने लोग हैं कितने नहीं है। तो ये भी कमेटी की दिक्कत है। अभी डाटा मांगा गया कि 3 फरवरी से पहले डाटा दें, लेकिन जाहिर है क्योंकि अब कैबिनेट प्रीपोन हो गई है, 31 को हो गई है, तो ये मामला फिर अगली कैबिनेट में ही जाएगा। तो ये क्लियर है जी मामला। स्कूलों को खोलने को लेकर भी कवायद चली हुई है, लेकिन कैबिनेट में ही इसको लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। हालांकि हमारा ये मानना है कि देखिए स्कूल तो खोलने ही चाहिए, बिना स्कूल खोले तो जो मामला नहीं होगा। लेकिन स्कूल खोलने के लिए जो है क्या समय उपयुक्त हो क्या नहीं, इस पे बहस हो रही है। तो एक वर्ग का ये भी मानना है कि अगर आप 9th 10th 11th 12th वालों को बुलाना चाहते हैं तो उनका जो दूसरा राउंड ऑफ वैक्सीनेशन बचा है, क्योंकि बच्चों को कोवैक्सीन, इन किशोरों को कोवैक्सीन लगी है, तो 3 तारीख से राउंड शुरू होता है। 28 दिन का कोवैक्सीन का अगला पीरियड है, 28 दिन बाद लग जाती है, 28 से 42 दिन के बीच में। तो ये 28वें दिन के बाद अगर करेंगे तो 31 तारीख को शुरू हो जाएगा, तो अगले 1 हफ्ते में निपट जाएगा। ऐसी स्थिति में 10 के बाद स्कूल खोलने की भी बात आ रही है, और क्या फैसला सरकार लेती है क्या नहीं, ये देखना होगा। क्योंकि अभिभावक ये तो चाहते हैं कि बच्चों को स्कूल जाना जरूरी है, लेकिन वो थोड़ा सा चिंतित भी है। उनको लगता है कि अगर दूसरी डोज लग जाएगी उसके बाद खोलेंगे तो थोड़ी और निश्चिंतता हो जाएगी, क्योंकि अभी जो माइल्ड हुआ है ओमिक्रॉन, उसके पीछे मेन कारण यही है कि वैक्सीनेशन। बुजुर्गों को बूस्टर डोज लग गई है, तो बाकियों को 2-2 डोज लगी है, तो इसलिए जो है वहां प्रभाव कम हो रहा है। लेकिन कोमॉर्बिडिटीज वाले थोड़ा सा ध्यान रखें, उनके लिए दिक्कत है अभी पे। तो ये जो है हम ये मामला था स्कूल खोलने का। और एक हमारे पास अभी ये आ रहा है, और आया देखिए एनएचएम वाला का ये मैसेज हमारे पास आया है कि जिस तरह हमको रखा है उसी तरह सर्व शिक्षा अभियान में भी ऐसे ही केंद्र प्रायोजित स्कीम थी, लेकिन उनके लिए भी शिक्षा विभाग ने जो है एक समग्र नीति बनाई और उनको रेगुलर किया गया। तो हमारे साथ ही ये भेदभाव क्यों, हमारे साथ ही सौतेला भेदभाव क्यों हो? तो ये जो चीजें हैं ये निश्चित तौर से सरकार के ध्यान में होनी चाहिए। सबके लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए, सबके लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी की संख्या ज्यादा है तो उसको जल्दी दे दो और किसी की नहीं है तो वो लटकता रहे। ये बेचारे बरसों से लटके हुए हैं। तो ये है जी मामला। और बिल्कुल एक कमेंट ये भी आ रहा है, राजनीति सेवा है, राजनीति की सेवा करने के लिए आते हैं, लेकिन सबसे पहले मामला तनख्वाह और पेंशन में फंस जाता है, और कर्मचारियों की पेंशन की बात हो तो नहीं देते हैं जी। तो आज की मुख्य खबरें यही थी। एक बार मैं फिर से जो है आपके, क्योंकि बीच में संपर्क टूट गया था, हालांकि मैंने शुरू में कहा था कि जो जोगिंदर नगर की फैक्ट्री की सीलिंग को लेकर हमने एक सूचना आपसे दी थी। उस सूचना में हमने आपसे ये कहा था कि ये एक व्यक्ति के पास थी, आप फिर बाद में उनके बेटे ने ले लीजिए, बैंक की प्रॉब्लम होगी। लेकिन उनके बेटे जिनका नाम निपुण मल्होत्रा है, आज निपुण मल्होत्रा जी का हमारे को बकायदा फोन आया था, बॉम्बे में शायद वो रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये फैक्ट्री निश्चित तौर से ये बॉटलिंग प्लांट हमारे पिताजी का था और उन्होंने इसको चलाने की कोशिश भी करी। उनके पिताजी का नाम जो है चंद्रेश मल्होत्रा जी है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन बीच में जब प्रॉब्लम हुई तो ये फैक्ट्री जो है घाटे में गई, या कुछ और बैंक की प्रॉब्लम होगी, तो उन्होंने फिर इस फैक्ट्री को खरीद कर जो चलाना शुरू किया, क्योंकि उनके पिताजी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। लेकिन बाद में इन्होंने 2019 में ये फैक्ट्री कुछ 2 और लोगों को बेच दी थी, जिनके नाम उन्होंने बताया, लेकिन नाम लेना नहीं चाहते उनके। लेकिन अब उनका इस फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारी जो वो उस दिन की जो सूचना थी, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रहता है कि आपाधापी रहती है खबरों की, तो उसमें कई बार सूचनाएं जो है क्रॉस चेक नहीं हो पाती। तो हम इसके लिए जो है निपुण मल्होत्रा जी से क्षमा चाहते हैं, उनके परिवार से क्षमा चाहते हैं, और ये क्लैरिफिकेशन जो उन्होंने दिया हम उसको बकायदा अपने दर्शकों के साथ शेयर कर रहे हैं। मैंने शुरू में भी करी थी, अभी बहुत से दर्शक जुड़े तो इसलिए कर रहा हूं। तो एक बार फिर से छोटा सा एक जो है मैं आपको एनएचएम वालों की एक भावना मेरे पास आई है। अब तो आंखें खोलो सरकार, उन्होंने कविता शुरू करी थी, मानो इसको रहम या मानो अधिकार, कर दो अब नियमित सदा रहेगा आभार, मलाई खाएं अधिकारी, काम करें कामगार,
अब तो लौ जगी, दूर हो अंधकार, अब तो आंखें खोलो सरकार। ये काव्य इनका लगातार चल रहा हो, इसलिए हम आपको सुना रहे हैं। लगातार ये अपनी मांग हमारे माध्यम से रख रहे हैं, सरकार के पास भी जा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं जगह जगह। 2 दिन से जो है ये 2 दिन से ये जगह जगह जो है ये काले बिल्ले लगाकर काम कर रहे हैं। इनके जो सिरमौर के अध्यक्ष हैं वो पिछले दिनों कोविड का शिकार हो गए थे, अब उनके परिवार भी आगे संक्रमित हो गया है। तो ये फ्रंट लाइन पे काम करते हैं, और जो है अगर इनको बाकियों के साथ थर्ड पार्टी ट्रीट नहीं किया जाएगा तो निश्चित तौर से जो है इनके साथ अन्याय होगा। और बहुत सी पोस्टें खाली हैं, ये चाहते हैं कि हमारे को रेगुलर करना ही है तो वहां भी एडजस्ट किया जा सकता है, कोई रास्ता निकल सकता है। रास्ता अगर निकालने की, देखिए नीयत हो तो नीतियां बन जाती हैं, लेकिन नीतियां हो, नीयत नहीं हो तो फिर दिक्कत आती है। वही दिक्कत आ रही है। अब देखिए ये जो नीति पुलिस वाले हम सरकार से चाह रहे हैं कि पुलिस वाली अगर नीति बन रही है तो उसमें भी जो है पूरी नीयत से, जो माननीय मुख्यमंत्री ने जिस नीयत से कहा ना कि मैं सबको बराबर देखता हूं, अधिकारी उस नीयत को समझे माननीय मुख्यमंत्री की, और पूरी तरह से जो है जो आधे बैच रह गए हैं, जिनको लग रहा है कि संशय है हमारे को शायद लाभ नहीं मिलेगा, उनका संशय भी दूर किया जाए और उनको भी जो है जिस तरह से वो मांग रहे हैं उस तरह से दिया जाए। वैसे तो इनकी मांग ये है कि 2 साल के बाद ही दिया जाए हमारे को, जैसे आज टीजीटी रेगुलर हो गए 2 साल के बाद, ये भी रेगुलर हो जाए, उसमें क्या दिक्कत है। सबके लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए जी। तो ये प्रॉब्लम है। और एड्स कंट्रोल सोसाइटी के जो सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको जो है बहुत उनकी कम संख्या है, लेकिन नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी आवाज नहीं है, उनका शोषण होता रहेगा। हम आपके साथ हैं जी, हम आपकी आवाज उठाएंगे, आप भी अपनी आवाज जो है सरकार तक पहुंचाइए, आप भी रिप्रेजेंट कीजिए। उनका भी यही मामला है, उनका भी लगभग इसी तरह से एनएचएम की तरह ही उनको रखा जाता है, नैको वालों ने उनको रखा था और फिर कोई आगे पॉलिसी नहीं है जी। और ओपीएस संघ ने बिल्कुल जो है निशाने पे ले लिया है और ये देखना होगा कि मामला कहां जाता है। लेकिन उनकी सीधी सी मांग है कि सबसे पहले तो बीजेपी अध्यक्ष जो है वो हमसे क्षमा मांगे जी। तो ये जो है अब तक की खबरें थी। बीच में व्यवधान हुआ जी तो मजा किरकिरा हो जाता है, तो आपका भी होगा, मेरा भी हुआ होगा, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि अभी आप लोगों का सहयोग जो है बना रहेगा। और पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा बिल्कुल ठीक जी। और जल रक्षक भी देखिए हमारे साथ जुड़ गए। जल रक्षकों हमने कहा कि 3600 रुपए मिलते हैं और उसका भी पता नहीं कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे, 9000 के आसपास है। तो आप भी जुड़िए जी, आपका भी हम मामला उठाएंगे। हम तमाम कमेंट्स जो है अपने सवेरे कंपाइल करके सरकार को भेजते भी हैं। सरकार उस पर क्या कर रही है क्या नहीं उसका भी हम ट्रैक लेने की कोशिश करते हैं। तो आपकी सारी चीजें हम समय समय पर सारी बातें हम उठाते रहेंगे। एक बार फिर से मैं आपको अपडेट दे दूं, आज जो है टोटल 9752 एक्टिव केसेस रह गए हिमाचल प्रदेश में। 11834 सैंपल हुए थे, 1843 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए, 2417 जो है रिकवर हुए हैं। और आज जो है 9 लोगों की डेथ हुई है। तो ये 86 लोगों की 12 दिन के भीतर जो है वो डेथ हो गई है। तो 7 से ऊपर का जो एवरेज है वो बन रहा है। इसलिए सतर्क रहें, सजग रहें। अभी हमको जो है लंबी लड़ाई लड़नी है। स्कूलों को लेकर सरकार फैसला कर लेगी कैबिनेट में और कोई ना कोई फैसला सामने आ जाएगा, क्योंकि बहुत सी जगह बंदिशें भी हट रही हैं। मुंबई में स्कूल खुल चुके हैं, महाराष्ट्र में, दिल्ली में भी बंदिशें हट गई हैं। नाइट कर्फ्यू वहां खत्म कर दिया, वीकेंड कर्फ्यू जो था वहां पे खत्म कर दिया गया है। और अब धीरे धीरे वहां 50% के आधार पर जो है दफ्तर भी खुलने शुरू हो गए। हिमाचल प्रदेश में 10,000 से नीचे ये केसेज आ गए हैं, लेकिन अभी देखना होगा कि पीक आया या नहीं आया, क्योंकि ये मामला जो है ये कम सैंपल्स के साथ था। आज देखिए ज्यादा सैंपल आए हैं तो आज केसेज भी जो है थोड़े बढ़ गए हैं। और अगर ज्यादा सैंपलिंग होगी तो केसेस बढ़ेंगे, केसेस कम होंगे तो निश्चित तौर से चीजें हो जाएंगी। तो अभी सरकार ने अभी हफ्ता 10 दिन वेट करना है, ये नहीं करना है, ये सरकार को तय करना है। लेकिन जो हमारा जो एक मत आ रहा था, बहुत से दर्शकों के हमारे को फोन आए, मैसेज भी आए कि अगर दूसरा राउंड 7-8 दिन में पूरा हो जाता है किशोरों का, 15 से 18 वालों का, तो फिर 9th 10th 11th 12th वाले जो है थोड़ा ज्यादा सेफ्टी के साथ स्कूल जा पाएंगे, थोड़ा ज्यादा निश्चिंतता के साथ जा पाएंगे कि अगर खुदा ना खास्ता किसी पे कोई थोड़ा अटैक होता भी है तो माइल्ड होगा, जैसे बाकी लोगों पे आजकल ओमिक्रॉन का हो रहा है। लेकिन न्यूकोव आ गया जी ओमिक्रॉन का, उस पर नजर रहेगी। आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे कि ये कहां जा रहा है कहां नहीं जा रहा है। तो एनपीएस महासंघ की एक ही मांग, उनका गुस्सा शिखर की ओर को है और उनकी एक ही मांग है कि जो टिप्पणियां करी गई हैं, जो अनगढ़ टिप्पणियां करी गई हैं बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप के द्वारा, उनको वो वापस लें, माफी मांगे। और बाकी मुद्दा तो उनका जो ओल्ड पेंशन बहाली का जो है वो तो है ही है। थैंक यू वेरी मच जी। पेंशन निश्चित तौर से कर्मचारी का अधिकार है। देखिए कोई कर रहे थे, पेंशन निश्चित तौर से कर्मचारी का अधिकार है, क्योंकि वो 30 साल अपने देता है। हम तो कह रहे हैं, देखिए हम तो उनकी भी मांग उठा रहे हैं जिनको 2 साल के बाद जेईस को 695 कोड वाले जो थे, जिनको 2 साल के बाद सरकार ने किसी कारणवश जो है
निकाल दिया नौकरी से कि नहीं, 2 साल उन्होंने अपनी लाइफ के दे दिए, ना वो आगे के रहे ना पीछे के रहे। अब उनको नए सिरे सारी चीजें करनी पड़ेंगी। कई लोगों के परिवार बस गए, कई लोगों ने घर के लिए, वाहन के लिए होम लोन ले लिया या वाहन का लोन ले लिया, तो वो अब कैसे पूरा करेंगे। तो ये देखना होगा सरकार को कि जो छूटते हैं वो दें। और इसी तरह से हम ये भी चाहते हैं कि 817 JOIT की जो पोस्टें हैं 1867 वो उतनी ही रहे। 556 वाली को लेकर जो कोर्ट के आदेश है उनको माना जाए। 556 वाली की जो 1156 कितनी है वो, हाँ 1156 है, वो पूरी हो जाए और इनकी भी पूरी रहे। सबको सबका हक मिलना चाहिए। रोजगार तो जितना ज्यादा दिया जा सके उतना बेहतर है। 800 पोस्ट में सरकार ने और निकाली है, मुझे लगता है सारी इसमें हो जाएगी। 560 ही बढ़ानी है आपने उधर को, और इधर की 1867 ही रहने दीजिए, 560 बनानी है तो उसमें हो जाएगी। जो छूटेंगे भी 556 वाले वो भी इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। हालांकि वो लिटिगेशन में मामला भी, तो उस पर तो देखना होगा, लेकिन 817 वाला मामला जो क्लियर हो जाना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। जुड़े रहिए, मजा नहीं आया जी। मैं अच्छा आपको कोविड का अपडेट चाहिए तो मैं दे सकता हूँ आपको कोविड का अपडेट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा तारतम्य टूट गया आज इस मुंह कनेक्शन की वजह से। लेकिन चलिए, आपके साथ तो दिल का कनेक्शन जी हमारा जुड़ा हुआ है, तो उसको हम जो है मैं लेता हूं जी एक एक करके। अगर आपके पास समय है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज के जो केसेस हैं मैं उनको आपको ले लूंगा जी। आज जो है कांगड़ा में जो है 371 केसेज आए हैं जी कांगड़ा में। और ये जो केसेज है IRB स्को के 23 जवान पॉजिटिव आए जी। पुलिस वाले हमारे ये सारे वही जवान हैं जो 2015 से वालों की दिक्कत है। देखिए ये कहाँ है, ये अपनी बैरक में बैठ के नहीं आए, ये फ्रंट लाइन पे काम कर रहे थे। इसलिए IRB स्को के कांगड़ा में 23 आए हैं, रक्कड़ से 5, बनखंडी के चुरान गांव से 5 जी, पंजाड़ा से 6 जी, और विजडम फाउंडेशन है कोई इंदौरा की, वहां से 5, रक्कड़ से 10 है, धर्मशाला से 45 है, 38 जो है वो कांगड़ा शहर और उसके आसपास के हैं। पालमपुर से 57 है, पालमपुर के आसपास के इलाकों से। बैजनाथ से 18 है, देहरा से 16 है, फतेहपुर वाले एरिया से 11 लोग पहुंचे हैं, शाहपुर वाले एरिया से 8, नूरपुर से 17, नगरोटा भगवान से 23, ज्वाली से 9 जी। मंडी में 259 लोग पॉजिटिव है, सुंदरनगर के 30 है, बल के 28 है, सरकाघाट बड़द्वाड़ा के 25 हैं, करसोग के 25 हैं, मंडी सदर और शहर के 23 लोग हैं, जोगिंदरनगर, चौतड़ा और पद्धर तक का जो बेल्ट है उसके 39 हैं। इसमें सैंथल गांव है कोई 7 वहां के ही है। गोपालपुर धर्मपुर से 20 है, घेरा से 7 है, चचोट से 7 है। इसके अलावा जो है करसोग के हमने आपको बताया 25 केसेज हैं जी। कुल्लू में हमारे पास आज 66 केस है। नगरोटा नगर ब्लॉक से 11 है, जरी ब्लॉक से 38 है, निर्मल से 8, 5 आनी ब्लॉक से, 4 जो है वो बंजार ब्लॉक से हैं जी। ये कुल्लू का अपडेट था। चंबा में जो है आज 71 लोग पॉजिटिव हैं, इसमें समलेऊ, तीसरा, बंजराड़ू और भरमौर। 40 लोग इन 71 में से इन्हीं एरियाज के हैं, 15 शहर के हैं और 6 जो हैं वो बनी खेत से हैं और बाकी जो है अलग अलग जगहों से, किसी इक्का दुक्का गांव से हैं जी। और ऊना की बात करें हम तो ऊना में जो है आज जो मेरे पास लेटेस्ट सूचना है 158 की है, तो उसमें उस हिसाब से जो मैं आपको बता दूं कि 20 लोग जो हमसे हैं, 25 लोग बसडेड़ा वाले हेल्थ ब्लॉक से, गगरेट वाली जो CSC है वहां से भी 25 लोग हैं, हरोली से 18 लोग हैं जी, थाना कलां से 20 लोग हैं। जो सदर का हेल्थ ब्लॉक है, सदर की जो टीम है उसने जो टेस्ट किया वहां से 15 लोग पॉजिटिव आए हैं, 2 लोग जो है वो प्राइवेट लैब में भी पॉजिटिव आए हैं। तो कुल मिला के ऊना में जो है 158 केसेज जो है वो आज आए हैं जी। और अब सोलन का भी आंकड़ा ले लेते हैं। सोलन में 274 केसेज आए हैं जी। गवर्नमेंट का बुलेटिन 254 है, लेकिन 274 जो CMO साहब सोलन के उनका बुलेटिन बता रहा है। 18 लोग सोलन शहर के हैं जी, और 103 लोग जो है नालागढ़ ब्लॉक के हैं। इसके साथ जो है 87 लोग धर्मपुर ब्लॉक के हैं, 12 लोग शहरी ब्लॉक के हैं, 39 लोग अर्की ब्लॉक के हैं, 5 लोग चंडी ब्लॉक के हैं। अदर्स में जो है 10 लोग हैं और 118 आए हैं RT-PCR पॉजिटिव, 156 आए हैं रैट पे, 274 लोग जो है टोटल सोलन में पॉजिटिव आए जी आज। तो ये सोलन का डाटा था जी। और इसके बाद हमीरपुर की अगर बात करें तो हमीरपुर में हमारे पास जो है 118 लोग जो है वो पॉजिटिव आए हमीरपुर में, और इसका ब्रेकअप आज हमीरपुर से आया नहीं है हमारे को। किन्नौर में 23 मामले आए हैं, इनमें जो है 11 जो है कल्पा ब्लॉक से हैं, निचार से 9 हैं और पूह से 3 मामले हैं जी। तो ये 23 मामले आए हैं किन्नौर में। ये मोटी मोटी डिटेल थी। लाहौल स्पीति में 2 मामले हैं, ये केलंग के ही हैं मूल रूप से। बिलासपुर के जो हैं 126 केस आए हैं, इसमें से रीजनल हॉस्पिटल बिलासपुर के 19 है जी, मारकंड ब्लॉक से 30 हैं, 9 श्री नैना देवी जी ब्लॉक से हैं, घुमारवी ब्लॉक से 21 हैं, झंडूता ब्लॉक से 46 हैं,
एक अन्य में ब्यास हॉस्पिटल चांदपुर से एक केस पॉजिटिव आए हैं। कुल मिला के 126 केस जो है वो बिलासपुर के आए हैं। सिरमौर में हमारे पास 220 केसेस जो हैं अब तक सिरमौर के आ चुके हैं, और इसमें भी जो है ब्रेकअप नहीं आया हमारे पास। आज की शायद कोई दिक्कत है, तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका जुड़ाव के लिए। आज आपको 2 बार जुड़ना पड़ा, तो दोनों बार आपके जो है थोड़े कमेंट्स भी शायद बढ़ गए होंगे, लेकिन हम उनको सुबह कंपाइल करके जिस तरह से वो जाते हैं सरकार को, जिन जिन विभागों को जाते हैं उनको हम भेजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार जुड़ते रहेंगे, लगातार आपके मुद्दों को उठाते रहेंगे। जर्नलिस्टों का मुद्दा हमने आज लिया है, उसको कल और प्रमुखता से लेंगे, क्योंकि दिक्कत क्या आती है बेसिकली की दिक्कत ये आती है कि इन लोगों के कोई जो है संघ नहीं है, जो बॉडीज हैं वो थोड़ी उतनी एक्टिव नहीं है, तो उनसे हमारा रास्ता नहीं हो पाता। जैसे जैसे होता है वैसे वैसे हम उठाते हैं, आधा अधूरा हाथ हम नहीं लगाते। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, वो गलू वाला जो मामला है वो निपुण मल्होत्रा जी और उनकी फैमिली के पास वो फैक्ट्री अब नहीं है, वो फैक्ट्री कहीं उन्होंने बेच दी है 2019 से, इनफैक्ट 2 साल हो गए हैं। तो वो जो एक मिसकंसेप्शन हुआ था गवर्नमेंट के प्रेस नोट से और दूसरी जो इनपुट्स थी उनसे, उसके लिए हम लोग जो है खेद प्रकट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।